ठीक है। अब देखो, अपन ने कल देखा था ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के क्या 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 स्रोत है, आज अपन शहरी क्षेत्र में देखेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझना। तो पहले अपन क्वेश्चन देख लेते हैं चैप्टर से, क्या मतलब ये चैप्टर अपने से क्या डिमांड कर रहा है कि क्या समझना है अपन इसको चैप्टर से। ठीक है, ध्यान से देखो। ये म्यूट करो, किसने ओपन किया अपनी तरफ से म्यूट करो। और देखो ध्यान से देखना इधर। नीचे लेबर चौक पर आने वाले मजदूरों की ज़िंदगी का विवरण दिया गया है, इसे पढ़िए और आपस में चर्चा कीजिए कि लेबर चौक पर आने वाले मजदूरों के जीवन की क्या स्थिति है। जैसे ना कहीं पे चले जाओ शहरों में ना, जैसे यहाँ नेहरू विहार में भी एक लेबर चौक है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या होता है कि जिनको रोज़गार नहीं मिलता, मतलब सब ऐसी बात है कि जो श्रमिक लोग हैं तो वो क्या होता है यहाँ पे खड़े हो जाते हैं यहाँ पे, कि जिनको भी मान लो कि कुछ भी काम करवाना तो यहाँ से पकड़ के लेके जाते हैं वो लोग। अब कई बार तो ऐसा होता है कि इनको पूरे दिन भी रोज़गार नहीं मिल पाता है। ठीक है, या बहुत सारे लोगों को तो रोज़गार कुछ भी नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो ये कंडीशन बनी रहती है, किस्मत बेस होता है कि आप कौन क्या चेहरा चुन के लेके जाएगा। पर तो मोस्टली ये होता है कि मिल जाता है लोगों को रोज़गार, पर वही है कि हमेशा मिले को जरूरी नहीं है। लेबर चौक पर जो मजदूर रहते हैं उनमें से ज़्यादातर अपने रहने की स्थायी व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, इसलिए वे चौक के पास फुटपाथ पर सोते हैं या फिर पास के रात्रि विश्राम गृह रेन बसेरा में रहते हैं। इसे नगर निगम चलाता है और इसमें 6 रुपया एक बिस्तर का प्रतिदिन किराया देना पड़ता है। सामान की सुरक्षा को इंतजाम न रहने के कारण वे वहाँ चाय के या पान बीड़ी वाली दुकानों को बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ मैंने देखा है, ये सही है, ऐसा होता है। उनके पास वे पैसा जमा करते हैं और उनमें उधार भी लेते हैं। वे अपने औजारों को रात में उनके पास हिफाजत के लिए छोड़ देते हैं। दुकानदार मजदूरों के सामान की सुरक्षा के साथ ज़रूरत पड़ने पर उन्हें कर्ज भी दे देते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन है, ये बात सही है। ठीक है, अब देखो काम के, जैसे बच्चों माजी है, काम की जगह क्या है, आय कितनी मिल रही है, काम की सुरक्षा है या नहीं है, सुविधाएँ क्या है, स्वयं का काम है या रोज़गार है। ठीक है, तो ये अलग अलग कंडीशन दी हुई है, सबका अलग अलग इनकम होती है, सबका करने का अलग तरीका होता है। एक स्थायी और नियमित नौकरी अनियमित काम से किस तरह अलग है। ठीक है, समझ बात है, ये गवर्नमेंट जॉब हो गया। ठीक है, अरे ये बेचारे जो लेबर होते हैं, श्रमिक लोग होते हैं, उनका ये काम हो गया। ठीक है, सुधार अपने वेतन के अलावा कौन से लाभ मिलते हैं। जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं समझ बात है, उसको पेंशन सब कुछ पीएफ सब मिलता है। ठीक है, नीचे दिए तालिका अपने परिचित बाजार की दुकानें दफ्तरों के नाम भरे किस प्रकार चीज़ें वस्तु सेवा मूल्य करवाते हैं। जैसे यहाँ पे मान लो कि कोई वाईफाई की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कोई खाने की पीने की चीज़ें कर रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, इस तरह के सब डिफरेंट है। तो आप आराम से समझ सकते हो कि क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इस इमेज में मैं अब बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ। देखो शहरों में कैसे क्या होता है। पूजा कहाँ चले गई थी, तबीयत ठीक है तुम्हारा? यस सर हम रिकॉर्डिंग देख लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। सर हम ना 3-4 रोज क्लास नहीं करेंगे लगभग। ठीक है, कोई नहीं, रेस्ट करो आप, तबीयत अभी हेल्थ पे ध्यान दो, कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखो इधर देखो, यहाँ पे स्कूल है। ठीक है, बच्चे स्कूल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी जो होती है औद्योगिक फैक्ट्री होती है, जिससे वहाँ पे मान लो कुछ सामान बनते हैं। ठीक है, बसें यहाँ पे अच्छे तरीके से चलती हैं। ठीक है, गाँव में तो बहुत कम होता है, पर यहाँ बसें वैसे अच्छे तरीके से चलती है। चाय वाय की दुकान है यहाँ पे अच्छे तरीके से, मिठाई उठाई की दुकान है। ठीक है, बैंक है यहाँ पे। ठीक है, ढाबा वाबा अच्छे तरीके से काम कर रहा है। ये मोबाइल नेटवर्क के पॉइंट लगे हुए हैं। ठीक है, तो ठीक है, ये देखो चुनाई उनाई का काम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये चाय वाय की दुकान है, ये रिक्शा विक्शा चलाने वाले लोग हैं। तो ऐसे बहुत सारे काम होते हैं शहरों में। ठीक है, कोई मोची का काम करता है। ठीक है, इस क्षेत्र में आप क्या देख रहे हैं, आप पहले ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के कार्य के बारे में पढ़ चुके हैं। अब पिछले पार्ट में दिए गए ग्रामीण क्षेत्र के कार्यों के चित्र से इस चित्र की तुलना की थी। अब तो समझ में आता है, जैसे गांव में बहुत प्रेयर मिलेगी, इतनी बड़ी फैक्ट्री मिलेगी आपको। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनी मिलेगी, बहुत कम बात है। टावर भी बहुत कम मिलेंगे, पर बहुत कम मिलेंगे आपको। ठीक है, बसों के सिस्टम है, वही बता रहा हूँ, बहुत कम मिलेंगे। बैंक भी बहुत कम मिलेंगे। ठीक, शहर का एक भाग दूसरे भाग से अलग होता है। आपने ऊपर वाले चित्र में क्या भिन्नताएं देखी। ठीक, अब बात आती है चैप्टर में अपन क्या क्या जानना चाह रहे हैं। भारत में 5000 से ज़्यादा शहर है, याद रखना 5000 से ज़्यादा शहर और 27 महानगर है।
चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे प्रत्येक महानगर में 10 लाख से भी ज़्यादा लोग रहते हैं और काम करते हैं। कहते हैं कि शहर में ज़िंदगी कभी रुकती नहीं। मतलब यहाँ खुद देख लें, मुखर्जी नगर दिल्ली, यहाँ क्या होता है ना, पूरी रात दुकान चलती है, क्योंकि बच्चे लोग लाइब्रेरी जाते हैं तो पढ़ते रहते हैं। तो वो उनको भी लगता है कि रात को इनकम को सोर्स चलाने के लिए वो रात भर चलाते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि शहरों में ज़िंदगी कभी रुकती नहीं। गाँव में तो 9 बजे जाओ, पूरा गाँव में सन्नाटा मच जाएगा, ठीक है। चलिए एक शहर में जाकर देखिए कि वहाँ लोग क्या काम करते हैं, क्या वे नौकरी करते हैं या अपने रोज़गार में लगे हैं, ठीक है। वे अपना जीवन कैसे चलाते हैं, क्या रोज़गार और कमाई के मौके समान रूप से सभी को मिलते हैं, ठीक है। अब देखो, ये कोई नाई की दुकान कर रहा है, ठीक है। ये कोई गाड़ी वाड़ी चला रहा है, ऑटो चला रहा है, सफाई का काम कर रहा है, कपड़ा वपड़ा धोने का कोई काम कर रहा है, ठीक है। कोई चुनाई का काम कर रहा है, ये न्यूज़पेपर बांटने का काम कर रहा है, ठीक है। ये सप्लाई अप्लाई के काम कर रहा है, ठीक है। सबका अलग अलग काम है। कोई खिलौना बेच रहा है, कोई पेड़ पौधा लगाना, कोई डॉक्टर है, कोई क्या कर रहा है, ठीक है। सबके एक फैक्ट्री है, सबका अलग अलग काम है, हॉस्पिटल है, सब कुछ है, ठीक। सड़कों पर काम करना, यह वह शहर है जिसमें मेरी मौसेरी बहन रहती है, ठीक है। ध्यान से समझ रहा, मैं यहाँ गिनी चुनी बारी आई हूँ, ये बहुत बड़ा शहर है, ठीक। एक बार जब मैं यहाँ आई थी तो मेरी मौसेरी बहन मुझे घुमाने के लिए ले गई थी। हम तड़के मतलब सुबह उठते ही घर से निकल गए थे। जैसे मुख्य सड़क की तरफ मुड़े, हमने देखा कि वहाँ काफ़ी चहल पहल थी, ठीक है। सब्जी बेचने वाली अपनी रेहड़ी पर टमाटर, गाजर व खीरे को सजाने में व्यस्त थी, ठीक है, ताकि लोग देख सके कि उसके पास बेचने के लिए क्या क्या है, ठीक। उसी बगल में फुटपाथ पर एक फूल वाली बैठी थी। वह सुंदर रंगीन व तरह तरह के फूल बेच रही थी, ठीक। हमने उससे लाल और पीला गुलाब खरीदा। सड़क के दूसरी तरफ पटरी पर एक व्यक्ति अखबार बेच रहा था और वह चारों ओर से लोगों से घिरा हुआ था। हर कोई अखबार को पढ़ना चाहता था। वहाँ से बसें ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजाते हुए गुजर रही थी। ऑटो रिक्शा स्कूल के बच्चों से ठसाठस भरे हुए थे। पास के पेड़ के नीचे एक मोची छोटे से टिन के बक्से से अपना सामान निकाल रहा था। वहीं सड़क के किनारे नाई अपना काम शुरू कर चुका था। उसके पास एक ग्राहक पहले से ही था जो सुबह सुबह दाढ़ी बनवाना चाहता था। सड़क से थोड़ी दूर जाकर एक औरत ठेला गाड़ी में प्लास्टिक की बोतलें, डब्बे, बालों की पिन व चिमटी ले जा रही थी। वहीं पर एक दूसरा व्यक्ति घर बेचने के लिए साइकिल पर सब्जी ले जा रहा था। हम उस जगह पर आ गए हैं जहां रिक्शे वाले कतार में खड़े होकर ग्राहक का इंतज़ार कर रहे थे। हमने एक को बाज़ार जाने के लिए तय किया। बाज़ार वहां से 2 किलोमीटर पर था, ठीक। अभी रुक जाओ, पहले इसके बारे में पढ़ लो, ठीक। ये हकीकत बता रहे हैं, बहुत इंडिया की रियल स्थिति है ये। आप दिल्ली में भी आओगे तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे बेचारे जिनका यही रिक्शा ही घर होता है, इसी पे सोते हैं, सब कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है। बच्चू माजी एक रिक्शा वाला है। अभी कौन है? मैं बिहार के गांव से आया हूँ। कौन? बच्चू माजी। जहाँ मैं मिस्त्री का काम करता था, मतलब कारीगरी का काम करता था। मेरी बीवी और 3 बच्चे गांव में ही रहते हैं। हमारे पास ज़मीन है। देखो, मैंने बोला था ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में। आज जो आप भिखारी ये सब लोग देखते हो, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है। ये गरीबी, भुखमरी, सबका मेन कारण ये है। जब तक लैंड रिफॉर्म अच्छे तरीके से नहीं होगा, चीज़ें नहीं होंगी। गांव में मिस्त्री गिरी का काम लगातार नहीं मिलता था। सब ऐसी बात है, गांव में लोगों के पास इनकम कम होती है तो कहाँ रोज़ के रोज़ मकान बनाते रहेंगे वो लोग। जो कमाई होती थी वह परिवार के लिए पूरी नहीं पड़ती थी। जब मैं शहर पहुंचा तो ये पुराना रिक्शा ख़रीदा और इसका पैसा किस्तों में चुका है। ये काफ़ी साल पहले की बात है। रोज़ सुबह बस स्टॉप पर पहुंच जाता हूं और ग्राहक जहां भी जाना चाहे वहां उन्हें छोड़ देता हूं। फिर रात को 8 से 9 बजे तक रिक्शा चलाता हूं। मैं शहर की कॉलोनी में आसपास करीब 6 किलोमीटर तक रिक्शा चलाता हूं। दूरी के हिसाब से हर ग्राहक मुझे 10-30 रुपये तक देता है। जब तबीयत ख़राब हो जाती तब मैं यह काम नहीं कर पाता। उन दिनों कमाई बिल्कुल नहीं हो पाती। सब ऐसी बात है, जब वो रिक्शा नहीं चलाएगी तो कमाई कहाँ से मिलेगी। मैं अपने दोस्तों के साथ किराए के कमरे में रहता हूँ। वे सब पास की फैक्ट्री में काम करते हैं। यहाँ देखना, यहाँ के जहाँ बड़े बड़े शहर होते हैं तो यहाँ एक कमरे में लोग 6-6, 10-10 लोग सोते हैं, जो मजदूर लोग होते हैं। रोज़ 200-300 रुपये तक की मेरी कमाई हो जाती है, जिसमें 100-150 रुपये खाने और किराए पर खर्च हो जाते हैं। बाकी मैं परिवार के लिए बचा लेता हूँ। साल में 2-3 बार मैं अपने परिवार से मिलने गाँव जाता हूँ, ठीक है। अब ये बहुत बड़ा चीज़ है, ये संकट है।
जो पैसा शहर से भेजता हूँ, मेरा परिवार उसी पर जीता है। कभी कभी कभार मेरी बीवी खेतों में मजदूरी करके थोड़ा बहुत कमा लेती है। तो ये है रियल इंडिया। बच्चू मांझी शहर में क्यों गया? सब ऐसी बात है, उसको जो कारीगरी आती थी वहाँ उसके अकॉर्डिंग काम नहीं मिल रहा था, उसकी आजीविका घर का चलाने में सक्षम नहीं थी, इसलिए आना पड़ा। बच्चा अपने परिवार के साथ क्यों नहीं रह सकता था? सब ऐसी बात है, उसको वहाँ इनकम जो प्राप्त हो रही थी वो कम थी, घर का खर्चा चलने से, इसलिए शहर आना पड़ा उसको। किसी सब्जी बेचने अच्छा तो शहर में अपने परिवार को ला नहीं सकता, लाएगा तो सब ऐसी बात है, उसका खर्चा बढ़ जाएगा, जितना कमाता उससे ज़्यादा लग जाए, तो क्या मतलब हो गया? किसी सब्जी बेचने वाले ठेले वाले से बात करिए और पता लगाए कि वे अपने काम कैसे करते हैं, तैयारी, खरीदना, बेचना इत्यादि। बच्चों की एक दिन छुट्टी लेने से पहले भी सोचना पड़ता है क्यों? सब ऐसी बात हो, नहीं गए तो 200 रुपये गए ख़त्म, और उस दिन का खर्चा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये होता है अक्सर शहर में काम करके आजीविका चलाने वाले कामगारों मजदूरों को सड़कों पर रहना पड़ता है। चित्र में ऐसी जगह दिख रही है जहाँ दिन के वक्त कामगार अपना सामान रख जाते हैं और रात में वहीं खाना बनाते हैं। इस टाइप की जगह होती है, झोली टाइप से बना रहता है। बच्चू मांझी की तरह ही शहर में कई सारे लोग सड़कों पर काम करते हैं। वे चीज़ें बेचते हैं, उनकी मरम्मत करते हैं, कोई सेवा देते हैं। वे सब रोज़गार में लगे हैं, मतलब खुद का कोई रोज़गार है, उनको कोई दूसरा व्यक्ति रोज़गार नहीं देता है, इसलिए उन्हें अपना काम खुद ही संभालना पड़ता है। जैसे रिक्शा काम उसका खुद का है भाई, गया तो पैसा कमाया, नहीं कमाया, नहीं गया तो नहीं कमाया। ये खुद योजना बनाता है कि कितना माल खरीदे, कहाँ वह कैसे अपनी दुकान लगाए। उनकी दुकानें अस्थायी होती हैं, कभी कभी तो टूटे फूटे गत्ते के डिब्बों या बक्सों पर कागज़ फैलाकर दुकान बन जाती है, या खंभों पर तिरपाल या प्लास्टिक चढ़ा लेते हैं। ये अपने ठेले या सड़क की पटरी पर प्लास्टिक बिछा कर भी काम चलाते हैं, और पुलिस भी उनको मार के भगा देती है। उनको पुलिस कभी भी अपनी दुकान हटाने को कह देती है, उनके पास कोई सुरक्षा नहीं होती। कई ऐसी भी जगह हैं जहाँ ठेले वालों को घुसने ही नहीं दिया जाता। ठेले वाले जो चीज़ें बेचते हैं अक्सर घर पर उनके परिवार वाले बनाते हैं। परिवार वाले चीज़ों को खरीद कर साफ करके छाँट करके बेचने के लिए तैयार करते हैं। उदाहरण के लिए जो सड़कों पर खाना या नाश्ता बेचते हैं वो ज़्यादातर घर पर ही बनाया जाता है। ठीक है, अहमदाबाद शहर में एक सर्वेक्षण में पाया गया कि काम करने वालों में से 12% लोग सड़कों पर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो सोचो कि मतलब जो इंडिया की जो मतलब एक गरीब इकोनॉमी है, वो सोचो सड़कों के किनारे चलती है, लोग वहाँ से आते जाते रहता है, कोई खाएगा, कोई कुछ खरीदेगा, तो सारी इकोनॉमी 12% इकोनॉमी चलना, मतलब समझ रहे हो, 100 रुपये में से 12 रुपये वहाँ से आता है। हमारे देश के शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ पर और ठेलों पर सामान बेचते हैं। अभी हाल फिलहाल तक गलियों और फुटपाथ पर इस काम को यातायात और पैदल चलने वाले लोगों के लिए एक रुकावट की तरह देखा जाता था, लेकिन कई संस्थाओं, मतलब बहुत सारे एनजीओ ने प्रयास करे। क्या होता था, पुलिस वाले इनको भाई पैसा वसूलते हैं इनसे। दूसरी बात, जब सरकार को कोई किसी ने कंप्लेन कर दी थी कोई आमजन के रास्तों पर, तो इनको हटा के फेंक देते थे। परंतु बहुत सारे एनजीओ ने बोला कि नहीं, ये कितने लोगों के परिवार का आय का साधन है, सड़कें जो किनारे पे जो बनी हुई है, आप इनसे टैक्स लो, पर इनको यहाँ काम करने दो, भाई इनके आजीविका का साधन है। तो इसलिए फिर सुप्रीम कोर्ट में फिर एक डिसीजन आया कि हाँ ठीक है, उनको मतलब हाँ एक आपातकालीन स्थिति होता है, एक अलग बात है, परंतु नॉर्मल कंडीशन में उनको वहाँ लगाने देना चाहिए। कई संस्थाओं के प्रयास से अब इसके सभी के लिए उपयोगी और आजीविका कमाने के अधिकार के रूप में देखा जा रहा है। ठीक है, सरकार भी इस कानून को बदलने पर विचार कर रही है, जिससे उन पर प्रतिबंध लगा हुआ था। कानून में बदलाव आने से उनके पास काम करने की जगह होगी और यातायात में लोगों का आवागमन भी सहज रूप से हो पाएगा। ऐसा सुझाव है कि शहरों में कुछ इलाके फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने वालों के लिए तय कर दिए जाए। यह भी सुझाव कि उन्हें खुले रूप से आने जाने की अनुमति हो और वे लोग उन समितियों में रखे जाए जो इन मुद्दों पर निर्णय लेती हैं। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन होगा, अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है। अब बात आती है बाज़ार में। जब हम बाज़ार पहुँचे तो दुकानें अभी खुलनी शुरू हुई थी, मतलब जैसे मेन मार्केट होता है, जैसे सीपी हो गया यहाँ पे, ठीक है, कमला मार्केट हो गया, फेमस है, मतलब वो मार्केट लगा रहता है उसके आगे। लेकिन त्यौहार के कारण वहाँ बहुत बड़ी भीड़ हो चुकी थी। वहाँ मिठाई, खिलौने, कपड़े, चप्पल, बर्तन, बिजली के सामान इत्यादि की दुकानों में कतार पर कतार, मतलब लाइन में बहुत सारी दुकानें थी। एक कोने में दांतों के डॉक्टर की क्लिनिक था। मेरी मौसी बहन ने उनसे पहले से ही समय ले रखा था। हम वहाँ पहले पहुँच गई, हमारी बारी न चली जाए, ताकि इसलिए जल्दी से आ गए थे, घर से निकल गए थे। हमें थोड़ी देर एक कमरे में इंतज़ार करना पड़ा। डॉक्टर ने उसके दांतों का परीक्षण किया और दांत का छेद भरवाने के लिए अगले दिन आने को कहा। वो बहुत डर गई थी, क्योंकि उसने सोचा कि एक तो अपना दांत खराब होने दिया और ऊपर से इतना दर्द सहन करना पड़ेगा।
डॉक्टर के यहाँ हम सिले हुए कपड़ों के एक शोरूम पर गए क्योंकि मैं कुछ सिलाई कपड़े खरीदना चाहती थी। इस शोरूम की 3 मंजिलें थी और हर मंजिल पर अलग अलग तरह के कपड़े थे। हम तीसरी मंजिल पर पहुंची जहाँ लड़कियों के कपड़े रखे हुए थे। ठीक है, बड़ी दुकान में अभी बड़ी दुकान में गए, इंटर किए। हरप्रीत, पहले मेरे पापा और चाचा एक छोटी सी दुकान पर काम करते थे। इतवार को मतलब संडे को और त्योहारों के समय में, और मेरी माँ उनकी मदद करते थे। मैंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वहाँ काम करना शुरू किया। अब मेरी पत्नी वंदना और मैं ये शोरूम चलाते हैं। ठीक, वंदना, हमने कुछ साल पहले ये शोरूम खोला। मैं एक ड्रेस डिज़ाइनर हूँ। मैंने तरह तरह के फ़ैशन के कपड़े बनाने की पढ़ाई की है, लेकिन आजकल लोग कपड़े सिलाने की जगह सिलाई यानी रेडीमेड कपड़े खरीदना पसंद करते हैं। इसलिए मेरा ध्यान इस बात पर ज़्यादा रहता है कि कैसे इन रेडीमेड कपड़ों को आकर्षक रूप से सजा कर रखा जाए ताकि लोग अट्रैक्ट और ख़रीदें। तो ये होती है बिजनेस पॉलिसी मतलब। ठीक है, हम अपने शोरूम के लिए अलग अलग जगहों से सामान खरीदते हैं। ज़्यादातर माल मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना और तिरुपुर से आता है। कुछ सामान दिल्ली के पास के शहर जैसे गुड़गांव, नोएडा से भी आता है। कुछ कपड़े हम विदेशों से भी मंगवाते हैं। इस शोरूम को सही रूप से चलाने के लिए हमें कई चीज़ें करनी पड़ती है। हम विभिन्न अखबारों में, सिनेमा हॉल में, टेलीविज़न में, रेडियो चैनल पर विज्ञापन देते हैं। तो जो अब इनका मार्केट बढ़ेगा। अभी तो यह शोरूम किराए पर है, पर हम इसे जल्दी खरीद लेंगे। जब से यह बाज़ार आसपास रहने वाले लोगों के लिए मुख्य बाज़ार बन गया है, तब से हमारा व्यापार बहुत बढ़ गया है। हमने कार खरीद ली है और पास की सोसाइटी में फ्लैट भी ले लिया, मतलब पैसे वाले बन रहे हैं। हरप्रीत और वंदना की, अब यहाँ पर रुक जाओ। वंदना और हरप्रीत ने एक बड़ी दुकान क्यों शुरू की, उनको यह दुकान चलाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। ठीक है, तो सारी चीज़ देखिए अपने इधर। एक बड़ी दुकान के मालिक से बात कीजिए और पता लगे कि आप अपने काम की योजना कैसे बनाते हैं। क्या पिछले 20 सालों में उनके काम में कोई बदलाव आया है। जो बाज़ार में सामान बेचते हैं और जो सड़कों पर सामान बेचते हैं उनमें क्या अंतर है, बहुत अंतर है। ठीक है, अब देखो, हरप्रीत और वंदना की तरह कई लोग हैं जिनके पास शहर के बाज़ारों में अपनी दुकानें हैं। ये दुकानें छोटी बड़ी है, लोग अलग अलग चीज़ें खरीदते हैं। ज़्यादातर व्यापारी अपनी दुकान या व्यापार खुद संभालते हैं, कि किसी दूसरे को नौकरी नहीं करते, मतलब खुद मालिक होते हैं। लेकिन वे खुद कई लोगों को मैनेजर या सहायक की तरह नौकरी पर रखते हैं, उनके लोग नीचे काम करते हैं। ये पक्की दुकानें होती हैं जिनके पास नगर निगम से व्यापार करने के लिए लाइसेंस होता है। नगर निगम यह निश्चित करता है कि सप्ताह में कौन से दिन बाजार बंद रहेगा। उदाहरण के लिए इस बाज़ार में दुकानें बुधवार को बंद रहती है। इस बाज़ार में छोटे छोटे दफ्तर और अन्य दुकानें भी हैं जो बैंक, कुरियर आदि इत्यादि की सेवाएं देती है। ठीक है, अब बात आती है फैक्ट्री में जो काम होता है, वहाँ का अपन देखते हैं। मैं अपने कपड़े पर जरी का काम करवाना चाहती थी, तो मुझे एक ख़ास मौके पर पहनना था। मेरी बहन ने कहा कि वह निर्मला को जानती है जो एक कपड़े सिलने की फैक्ट्री में काम करती है। निर्मला के पड़ोसी जरी और कढ़ाई का काम करते हैं। हमने बस पकड़ी। ठीक है, और फैक्ट्री की तरफ चल पड़ी। बस खचाखच भरी हुई थी। हर स्टॉप पर लोग चढ़ते ही जा रहे थे और कोई भी उतरने का नाम नहीं ले रहा था। अपनी जगह बनाने के लिए लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। मेरी बहन ने मुझे एक कोने पर खड़ा कर दिया ताकि भीड़ में हमारा भुरता न बन जाए। मुझे हैरानी हो रही थी कि लोग रोज़ ऐसे कैसे सफ़र करते हैं। ये बात तो सही है। कहीं ना कभी मुझे को ऐसे लगता है कि मतलब कैसे स्ट्रगल कर सकते हैं लोग। जैसे बस फैक्ट्री के पास पहुंची, लोग उतरने लगे। हम भी एक मोड़ पर उतर गए। जान में जान आई। मोड़ पर बड़े सारे लोग समूह में बाड़ों पर बैठे हुए थे। कुछ टिककर खड़े हुए थे। उन्हें देखकर लग रहा था कि शायद वे किसी का इंतज़ार कर रहे थे। कुछ लोग स्कूटर पर सवार थे, उनसे बात कर रहे थे और रेट को लेकर मोल तोल कर रहे थे। मेरी बहन ने समझाया कि यह लेबर चौक कहलाता है। तो ये वाला लेबर चौक हो गई। ठीक, ये दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर और मिस्त्री हैं। कुछ जहाँ बन रहे हैं होते हैं और वहाँ मजदूरी करते हैं। कुछ बोझा उठोते हैं, ट्रकों से सामान उतराते हैं। कुछ लोग टेलीफोन की लाइन और पानी की पाइप के लिए खुदाई का भी काम करते हैं। ठीक है, यहाँ से लोग मतलब समझ पाते हैं। लेबर चौक को दिहाड़ी मजदूर अपने औजारों के साथ बैठ कर लोग इंतज़ार करते हैं और लोग उन्हें काम करने के लिए वहीं से ले जाते हैं। लेकिन इन्हें हमेशा काम नहीं मिलता है। ऐसे हज़ारों अनियमित मजदूर शहर में। ठीक है, हम फैक्ट्री में घुसे तो हमने पाया कि वहाँ अलग अलग काम के लिए अलग अलग विभाग थे। उनमें ऐसा लग रहा था कि लोगों को कभी न ख़त्म होने वाली पंक्तियाँ थी। मतलब बहुत सिस्टमेटिक मैनर से काम हो रहा था फैक्ट्री में।
जहाँ कपड़े सिले जा रहे थे उस विभाग में हमने देखा कि लोग छोटे से कमरे में मशीनों पर काम कर रहे थे। एक एक व्यक्ति एक एक सिलाई की मशीन पर लगा हुआ था और हर कमरे में ऐसी बहुत सारी मशीनें थी। जो कपड़े तैयार हो रहे थे वे कमरे में एक तरफ तय कर लगाए जा रहे थे। ठीक, हमने निर्मला को एक जगह पर पाया। वह मेरी बहन से मिलकर बहुत खुशी हुई। उसने वादा किया कि मेरे कपड़ों पर जरी का काम करवा देगी। ठीक, अब देखो ये सोचो कितनी मशीनें क्या है। ठीक है, निर्मला कपड़े निर्यात करने वाली कंपनी में दर्जी का काम करती है। सोचो बहुत बड़ी कंपनी है। जिस फैक्ट्री में वह काम करती है वहाँ अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी और नीदरलैंड जैसे देशों के लोगों के लिए गर्मी के कपड़े सिले जाते हैं। दिसंबर से अप्रैल तक निर्मला पर काम बहुत ज़्यादा रहता है। अक्सर वह सुबह 9 बजे सुबह काम शुरू करती है और रात 10 बजे तक, सोचो 13 घंटे तक काम निपट पाता है। कई बार और भी देर हो जाती है। वह हफ्ते में 6 दिन काम करती है। जब काम जल्दी का होता है तो उन्हें इतवार को भी काम पर आना पड़ता है। निर्मला को रोज़ 8 घंटे काम करने के 280 मिलते हैं और अतिरिक्त 100 रुपये देर तक काम करने का मिलता है। जून तक का काम खत्म हो जाता है तो फैक्ट्री वाले इन दर्जियों की संख्या घटा देते हैं। निर्मला को भी निकाल दिया जाएगा। हर साल करीब 3 से 4 महीने के लिए उसके पास काम नहीं रहता है। अब यही दिक्कत है। निर्मला की तरह ज़्यादातर कारीगर अनियमित रूप से काम में लगे हुए हैं। ठीक है, मतलब उनको काम पर तभी आना होता है जब मालिक की ज़रूरत होती है। उनको रोज़गार तभी मिलता है जब मालिक को बहुत सारा काम मिल जाता है या फिर ख़ास मौसमों में काम मिलता है, मतलब मौसमी बेरोजगारी टाइप से। साल के बचे हुए समय में उन्हें दूसरे काम ढूंढना पड़ता है। निर्मला की तरह की नौकरी स्थायी नहीं होती। अगर कारीगर अपनी तनख्वाह या परिस्थितियों के बारे में शिकायत करते हैं तो उन्हें निकाल दिया जाता है। नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती और अगर कोई बुरा व्यवहार करे तो उनके बचाव के लिए कुछ नहीं होता। उनसे बहुत लंबे समय तक रोज़ काम करने की उम्मीद भी रखी जाती है। उदाहरण के लिए बिजली से चलने वाले कार्गो की यानी पावरलूम फैक्ट्री में मौजूद मजदूर जो होते दिन और रात पालियों में 12-12 घंटे तक काम करते हैं। उन्हें 8 घंटे ज़्यादा काम करने मजदूरी अलग से नहीं मिलती, पैसा भी नहीं मिलता। पर क्या है, बेरोजगारी है, इतना करना ही पड़ेगा आपको। आपको क्या लगता है कि फैक्ट्री या छोटे कारखाने मजदूर का नियमित रूप से काम पर क्यों रखते हैं? ठीक है, समझ में आता है, सरकारी कानून नहीं बने हुए, लोगों की मजबूरी है, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है। निर्मला जैसे मजदूरी काम करने की परिस्थितियों को निम्न के आधार पर विवरण दीजिए। काम के घंटे 13 घंटे काम करिए। कमाई 280 रुपये से कुछ हो रहा है। काम करने की जगह, सुविधाएं, साल भर में रोजगारी दिनों की संख्या वो भी कोई फिक्स नहीं है। आप ये मानोगे दूसरे घरों में काम करने वाली महिलाएं भी अनियमित मजदूरों की श्रेणी में आती है? हाँ, आती है। कई ऐसे कामगार महिलाओं को दिन भर के काम का विवरण दीजिए। अब बात आती है ऑफिस में। ठीक, अब मतलब तुम्हें यही समझ में आ जाएगा कि कैसे, मतलब क्या क्या अंतर होता है, अब कौन कैसा काम कर रहा है और उसको क्या सुविधाएं मिल रही है। ये ऑटोमेटिक अंतर नज़र आ जाएगा आपको। अब देखना गवर्नमेंट सर्वेंट क्यों लोग गवर्नमेंट सर्विस में जाना चाहते हैं, क्यों लोग अपनी लड़कियों की शादी गवर्नमेंट जॉब वाले के साथ करना चाहते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। अब ध्यान से देखना। मेरी मौसी सुधा विपणन प्रबंधक यानी मार्केटिंग मैनेजर है। उन्होंने हमें शाम 5:30 से पहले अपने दफ्तर पहुंचने को कहा था। हमने सोचा कि देर न हो जाए इसलिए ऑटो रिक्शा ले लिया, जिसने हमें बिल्कुल समय पर पहुंचा दिया। उनका दफ्तर ऐसी जगह पर था जहां चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें थी। उनमें से सैकड़ों लोग बाहर आ रहे थे। कुछ कार पार्किंग की तरफ बढ़ रहे थे और कुछ बसों की पंक्तियों की तरफ। मौसी एक बिस्कुट बनाने वाली कंपनी में मैनेजर का काम करती थी। बिस्कुट शहर के बाहर एक फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। मौसी 50 विक्रेता और सेल्समैन के काम का निरीक्षण करती है जो शहर के विभिन्न भागों में आते जाते हैं। ये लोग दुकानदारों से बड़े बड़े ऑर्डर लेते हैं और उनसे भुगतान इकट्ठा करते हैं। काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए मौसी ने शहर के 6 भागों में बांट दिया है और वे हर हफ्ते एक भाग के विक्रेताओं से मिलती है। ये उनकी प्रगति रिपोर्ट देखती है, मतलब रिपोर्ट देखती है और उनकी समस्याओं पर चर्चा करती है। उनको पूरे शहर में बिक्री की योजना बनानी होती है और अक्सर देर रात तक काम करना पड़ता है। उन्हें काम के सिलसिले में यात्राएं भी करनी पड़ती है। मौसी की नियमित तनख्वाह मिलती है और वह बिस्कुट कंपनी की स्थायी कर्मचारी है। वे ये उम्मीद रख सकती है कि उनकी नौकरी लंबे समय तक चलेगी। स्थायी कर्मचारी होने के कारण उनको निम्नलिखित फ़ायदे भी मिलते हैं। क्या क्या फ़ायदे? बुढ़ापे के लिए बचत। उनकी तनख्वाह का एक भाग भविष्य निधि में सरकार के पास डाल दिया जाता है। इस बचत पर ब्याज भी मिलता है। नौकरी से सेवानिवृत्त होने पर यह पैसा मिल जाता है। छुट्टियाँ, इतवार और राष्ट्रीय त्योहारों के लिए छुट्टियाँ मिलती है और उनको वार्षिक छुट्टी के रूप में भी कुछ दिन मिलते हैं। परिवार के लिए चिकित्सा सुविधाएं। कंपनी एक सीमा तक कर्मचारी और उनके परिवारजनों के इलाज का खर्चा उठाती है। अगर तबीयत खराब हो जाए तो कर्मचारी को बीमारी के दौरान छुट्टी मिलती है।
शहर में ऐसे कई कर्मचारी होते हैं जो दफ्तरों, फैक्ट्री और सरकारी विभागों में काम करते हैं। अब देखो ये है कॉर्पोरेट जॉब स्टाइल। उन्हें नियमित और स्थायी कर्मचारी की तरह रोजगार मिलता है। वे लगातार उसी दफ्तर या फैक्ट्री में काम पर जाते हैं। उनका काम भी तय होता है। उनके हर महीने तनख्वाह मिलती है। अगर फैक्ट्री में काम कम हो तो उन्हें अनियमित रूप से काम करने वाले मजदूर की तरह निकाल नहीं दिया जाता, उन्हें नोटिस देना पड़ता है। आखिरी दिन ख़त्म हुआ और हम मौसी की कार में चक्की मादी बैठ गई, लेकिन आज बहुत मज़ा आया। मैंने सोचा कि कितना अच्छा है कि शहर में इतने सारे लोग इतनी तरह का काम करते हैं। वे कभी एक दूसरे से मिलते भी नहीं, मगर उनका काम उन्हें बांधता है, शहरी जीवन को बनाए रखता है। ठीक है, अब देखो जो कॉल सेंटर का काम होता है, महानगर में कॉल सेंटर का काम करना रोजगार का एक नया क्षेत्र है। ठीक है, उपभोक्ता टीवी, फ्रिज जैसे सामानों को खरीदते हैं और बैंक और फ़ोन जैसी सेवाओं का उपयोग करते हैं। कॉल सेंटर एक केंद्रीकृत दफ्तर है जहां एक ही जगह से उपभोक्ताओं की समस्याओं और उनसे जुड़े सवालों से संबंधित जानकारी दी जाती है। कॉल सेंटर प्राय हालनुमा कमरे में चलाए जाते हैं। उनमें अलग अलग खाने बने रहते हैं। वहाँ कंप्यूटर, टेलीफोन, हेडफोन, स्पीकर लगे रहते हैं। भारत ऐसे क्षेत्र में महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। यहाँ न केवल भारतीय कंपनियाँ बल्कि विदेशी कंपनियाँ अपने कॉल सेंटर खोलती है। इसलिए तो IT सेक्टर को बढ़ावा मिल रहा है। विदेशी कंपनियाँ आकर्षण का कारण है कि यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले लोग आसानी से कम वेतन पे मिल जाते हैं, तो उसको ये फ़ायदा होता है। ठीक है, तो ये 6 क्लास की NCERT कंप्लीट होगी। जहाँ तक इसी चैप्टर में तो ऐसा कुछ था नहीं, बस मैंने हाँ ये समझना था कि जो मतलब स्थायी कर्मचारी और अस्थायी कर्मचारियों में क्या अंतर होता है। ठीक है, नियमित रोजगार, अनियमित रोजगार में क्या है, ये मतलब क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के। ठीक है, तो अब बताओ किसी कुछ डाउट हो, कुछ पूछना पूछो। सो गए क्या सब लोग? नहीं सर। कुछ पूछना? देखो अब सुनो, एक चीज क्लास की NCERT कंप्लीट होगी ना, अब जाके जो दृष्टि वाली जो वेबसाइट है ना, वहाँ पे छठी क्लास सारी क्वेश्चन बनाना। अब बहुत अच्छा लगेगा आपको, अच्छे से बनेंगे वो क्वेश्चन। ये कल अभी आधा घंटा बचा है, आज इसको यहीं करो, अब यहीं वाइंड अप करते हैं। ठीक है, अभी जाके अभी लगाओ। ये 6 के 6 चैप्टर कंप्लीट हो गए नहीं, तो ये लगाओ, क्वेश्चन सोल्व करो, अच्छा फील करोगे। मैं सही बता रहा हूँ। अलग पहले आप क्वेश्चन सोल्व करो तो कुछ भी क्वेश्चन गलत हो रहे होंगे, पर मतलब कुछ चीज़ आपको क्लियर नहीं होगी। अब ये क्योंकि आपने एक एक लाइन पढ़ा है, इसका एक एक लाइन पढ़ा है आपने, तो अब क्या होगा, तुम चीज़ों को अच्छे तरीके से क्वेश्चनों को सोल्व करो, अच्छे से कॉन्फिडेंस भी आएगा तुम लोगों को। ठीक है, किसी कुछ पूछना है? ओके। किसी कुछ पूछना तो बताओ, नहीं तो फिर वाइंड अप करते हैं फिर यहीं पे क्लास को। ठीक है।